नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर किन वंशों ने शासन किया, कौन कौन से महान शासक हुए और उनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सारी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में कहानी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके और दिल्ली सल्तनत के लिए अलग से आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। और इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत साथियों 12 से 6 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। 12 से 6 ईस्वी में क्या हुआ था, तो एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई 12 से 6 ईस्वी में। यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरुआत होता है और समाप्ति कब होती है, तो 15 से 26 ईस्वी में। तो 15 से 26 में क्या होता है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, तो उस पर बाबर का आक्रमण हुआ, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें बाबर की जीत हुई और दिल्ली सल्तनत यहीं पर समाप्त होता है और भारत पर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। अब आइए साथियों, विस्तार से हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 12 से 6 ईस्वी से 15 से 26 ईस्वी तक कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। तो कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। अब आइए हम पांचों वंशों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश, दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंत में लोदी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर हुआ। साथियों, परीक्षा में यहीं से एक प्रश्न बनता है इन 5 वंशों के क्रम को लेकर। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इन 5 वंशों के क्रम को आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। तो ट्रिक है कि गुल खिले तुम शायद लोगे। तो साथियों, ट्रिक भी आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। गुल खिले तुम शायद लोगे, तो यही ट्रिक है। अब आइए देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे 5 वंशों के बारे में क्रम से याद रख सकते हैं। तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश हो जाएगा और तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लास्ट में है लोगे, इससे लोदी वंश। तो गुल खिले तुम शायद लोगे, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। तो साथियों, गुलाम वंश इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कब से कब तक गुलाम वंश माना जाता है? तो 12 से 6 ईस्वी से लेके 12 से 90 ईस्वी तक। फिर है खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। 12 से 90 ईस्वी से लेकर 13 से 20 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। फिर आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक, संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और शासनकाल कब से कब तक? तो 13 से 20 से 14 ईस्वी तक। फिर है सैयद वंश। तो खिज्र खां इसके संस्थापक थे और इसका जो शासनकाल है वो है 14 से 14 ईस्वी से 14 से 51 तक। और लास्ट में है लोदी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी। और टाइम कब से कब तक? तो 14 से 51 से 15 से 26 ईस्वी तक। अब आइए दोस्तों, हम गुलाम वंश के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो इन 5 वंशों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो तुगलक वंश ने, और सबसे कम खिलजी वंश ने। ये प्रश्न भी परीक्षा में बनता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा वंश है जो कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो आप बताएंगे तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक तो खिलजी वंश ने। तो अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश जो कि 12 से 6 ईस्वी से 12 से 90 ईस्वी तक चला। तो गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ ही साथ ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्वयं एक गुलाम था, किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का था। तो इसी ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही साथ इस वंश में
और भी कई गुलाम थे जो कि शासक बने, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक 12 से 6 ईस्वी से 12 से 10 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो सबसे पहले इसके बारे में हम सामान्य परिचय है उसको देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गोरी का एक दास था जिसे हम गुलाम कह सकते हैं, और यह कोई ऐसा वैसा दास नहीं था, गोरी का सबसे प्रिय दास था। दास के साथ ही साथ यह सेनापति भी गोरी का रह चुका था। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और अंतिम बार जब वो गजनी लौटता है तो उस समय उसने भारत में जितने भी उसके द्वारा जीते गए राज्य और साम्राज्य थे सबको अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वापस चला जाता है। तो गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और कब किया? तो 12 से 6 ईस्वी में। तो इस प्रकार से गुलाम वंश का संस्थापक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रहेगा साथियों, आसानी से आपको अब याद रहेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक कौन था? तो यह मोहम्मद गोरी का एक विश्वासी दास था। और किस जनजाति का था? तो याद रखिएगा, तुर्क जनजाति का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह तुर्क जनजाति का था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की तो उसने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया। किसे बनाया साथियों? लाहौर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। परीक्षा में ये पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई, तो आप क्या बताएंगे? लाहौर में। आइए देखते हैं आगे। तो अपने दानी प्रवृत्ति के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो उनमें जो पहली उपाधि है वो है लाख बख्श। परीक्षा में पूछता है कि किसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों जानते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की तो उसने जो है लाहौर में जाकर लाहौर की जनता में लाखों रुपए बांटे, लाखों का दान किया, और वो एक दानी प्रवृत्ति का था। तो इसलिए जनता द्वारा ही उसे एक उपाधि दी गई, लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। और इसके साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अन्य उपाधियां हैं उसमें है एक हातिम उपाधि से दी गई। कौन सी साथियों? हातिम उपाधि। क्यों दिया गया? क्योंकि यह दानी प्रवृत्ति के साथ ही साथ दयावान था। तो दयावान होने के कारण इसे हातिम भी कहा गया। और इसके साथ ही साथ एक और उपाधि है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, वो है कुरान खां। कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का बहुत अच्छे तरीके से पाठ करता था, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहते हैं। तो ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अब हम इसके निर्माण कार्यों की तरफ बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था वो क्या था कि इसने एक मस्जिद बनवाया, और मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही साथ साथियों, अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, या इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है आइए बताते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आप बताएंगे यह क्या है? यह एक मस्जिद है। और पूछता है कि यह कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है? अजमेर में है। और बनवाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो साथियों, जो कुतुब मीनार है तो आप सभी जानते हैं दिल्ली में स्थित है, तो इसकी नींव किसने रखी थी, यानी कि बनवाने का प्रारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसका जो नाम है किसके नाम पर रखा था? तो ज़्यादातर लोग जो नहीं पढ़े हैं उनको लगता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के नाम पे रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कुतुब मीनार का जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक गुरु, एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो नाम है वो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पे रखा गया। और ऐबक को कुरान खां कहा जाता है, अभी हमने बताया था, क्योंकि वो कुरान का अच्छे से पाठ करता था। अब 12 से 10 ईस्वी में चौगान, जिसे आधुनिक पोलो के नाम से हम जान सकते हैं या कह सकते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। साथियों,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो 12 से 10 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी और किस प्रकार से हुआ था। तो चौगान, जैसे कि इस समय पोलो गेम है, तो आधुनिक पोलो गेम के ही तरह, खेल की तरह पहले एक चौगान खेल था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान बहुत खेलता था और चौगान खेलते समय ही घोड़े से यह गिर जाता है, जिससे ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसे दफनाया कहाँ गया था, तो आगरा में ही इसे दफनाया गया था, किंतु इसका मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में। ये प्रश्न परीक्षा में बनता है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों, तो लाहौर में स्थित है। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किया। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी आपको बताया गया। साथियों, अब एक बार रिवीजन करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो प्रश्न बनते हैं, उनमें सबसे पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो आप क्या बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया, अजमेर में बनवाया। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पे, तो इसके गुरु थे, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां और हातिम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ लाख बख्श इसी को कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद को ग्रहण किया था या धारण किया था, तो साथियों आप लोग बताएंगे नहीं किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया। क्यों नहीं कहलवाया, क्योंकि यह खुद को एक दास मानता था और दास था भी, तो इसीलिए कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया, बल्कि सुल्तान की जगह सिपह सालार की उपाधि धारण की। तो इसके बारे में भी जानते रहिए, सिपह सालार। तो सिपह सालार मतलब क्या, तो सेनापति से इसका अर्थ होता है। तो वह खुद को सेनापति की तरह देखता था, न कि राजा की तरह। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिपह सालार की। और मृत्यु कैसे होती है, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। तो ऐबक के बाद में साथियों उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। तो किस सन में, 12 से 10 ईस्वी में। तो 12 से 10 ईस्वी में ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, यानी कि शासक बना, परंतु इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। तो होता क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तो उसका पुत्र आराम शाह था, जो कि 12 से 10 ईस्वी में शासक बन गया। किंतु यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यह बात किसको, इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि साथियों इल्तुतमिश कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। तो इल्तुतमिश ने कहा कि यह गुलाम वंश है और ऐबक जो कि खुद एक गुलाम था गोरी का, तो इसीलिए ऐबक की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनेगा वो हम बनेंगे, यानी कि इल्तुतमिश स्वयं बनेगा, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। तो इसीलिए उसने आराम शाह पर आक्रमण किया और आराम शाह की हत्या कर दी 12 से 10 ईस्वी में ही, और खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया, इल्तुतमिश खुद जो है गद्दी पर बैठ गया, यानी कि वहां का शासक बना। तो कब बना साथियों, 12 से 10 ईस्वी में ही। कहीं कहीं आपको 12 से 11 मिलेगा, इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो एक प्रश्न परीक्षा में आराम शाह से सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि वो कौन सा शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के बीच में अल्पकाल के लिए राजा बना था, तो वो था आराम शाह। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साथियों, यह एक अयोग्य शासक था, आराम प्रिय था, अयोग्य शासक था। आराम से आया और आराम से चला गया, यानी कि ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया, कुछ चंद महीने ही गद्दी पर बैठा रहा और इसकी हत्या कर दी गई। और फिर से एक शासक गद्दी पर बैठता है, इल्तुतमिश, जिसने कि दिल्ली साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।